नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर एक प्लेटफॉर्म की तरह है। अगर आपको कोई कानूनी मसला दरपेश है, आप किसी कानूनी उलझन में फंसे हुए हैं, उसका हल चाहते हैं, तो आप हमें यहाँ रुजू कर सकते हैं। यहाँ से हमारे साथ रहेंगे एक लीगल एक्सपर्ट, एक वकील साहब जो आपको मशवरा देंगे। उनके मशवरे के बाद, उनसे सलाह लेने के बाद आप अपने करीब के आपके जो अपने वकील हैं, फिर उनके साथ आप आगे राब्ता करके अपना जो भी मुश्किल है उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। जब भी आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। आप पहले से अगर अपना सवाल थोड़ा सा अगर अपने माइंड में फ्रेम उसका बना लें कि हमें ये सवाल पूछना है, मुख्तसर पूछें और एग्जैक्ट क्या आपको पूछना है। अगर वो आप पूछेंगे तो आपको अपने सवाल का बेहतर जवाब मिल सकता है। चलिए अब हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हिमाल अख्तर साहब, एडवोकेट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ वाइस चेयरमैन बार काउंसिल से। हिमाल अख्तर साहब, बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम वकील साहब में। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी जी। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे जो अदालतों के कामकाज हैं वो पटरी पर लौट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पुराने उनके मामले थे उनको लेकर भी अब अदालतों का रुख कर रहे हैं। हिमाल अख्तर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, FIR किसे कहते हैं और ये कितनी अहम होती है किसी भी कानूनी मामले को आगे बढ़ाने में? देखिए, FIR कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको स्लैंग लैंग्वेज में आम आदमी रपट के नाम से जानता है। हालांकि लैंग्वेज में रपट की कहीं कोई जगह नहीं है, लेकिन समाज ने इस वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए लैंग्वेज ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, रपट। आप कोई जाके इंफॉर्मेशन किसी भी क्राइम की थाने में देते हैं, थाने वाले अगर उस रिपोर्ट को देखकर ये समझते हैं कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको कहते हैं जिस पे कि पुलिस को एक्शन लेने का इख्तियार हासिल होता है, तो उसको वो FIR दर्ज कर लेते हैं, और जो FIR में दर्ज करते हैं उस पर सेक्शन लगाते हैं, तो उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को FIR कहते हैं। जी, और ये कितनी अहम हम इसको समझेंगे, एक आम आदमी अगर अपना कोई भी मामला लेकर जाए। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी क्राइम की शुरुआत के लिए है। जो आदमी कंप्लेंट कराता है उसके लिए FIR की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और उसी FIR की बुनियाद की बेस के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता है। तो यानी वो दस्तावेज, पहला दस्तावेज जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, और उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर तमाम फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि FIR जो होती है वो किसी भी केस की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको कहते हैं, उसके बिना गुजारा नहीं होता है, और उसी पर पूरे केस का दारोमदार होता है। जी बिल्कुल। हिमाल अख्तर साहब, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज़ीरो FIR किसको कहते हैं? ये तमाम, क्योंकि बहुत सारी इस्तिलाहात हैं और आम आदमी को ये पता होनी चाहिए, इसीलिए हम आपसे अपने इस खास प्रोग्राम में ये तमाम जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जैसे कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, जस्ट लाइक पेशबंदी, और उसे इंफॉर्मेशन को देते हैं, थाने में दर्ज करा देते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए ज़ीरो FIR। जी, और एक और अक्सर व बेशतर हमने वर्ड सुना है NCR, ये क्या होता है? एक्चुअली NCR वो होता है कि मान लीजिए कि हमारी कोई चीज़ खो जाती है जी, तो और उसका हमने क्लेम लेना है, उसकी इंफॉर्मेशन, अपने किसी भी चीज़ की गुम होने की कोई भी इंफॉर्मेशन जब थाने को दी जाती है तो उसको वो कहते हैं। जी, वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक्सर व बेशतर FIR और कंप्लेंट में फ़र्क बहुत ही माइन्यूटली सा है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने कंप्लेंट कर ली तो शायद उनका कानूनी मामला आगे बढ़ जाएगा। तो FIR और कंप्लेंट में फ़र्क क्या?
देखिए, कंप्लेन उसको कहते हैं जब कोई कंप्लेनेंट कोई शिकायत करता थाने जाता है और लिखत में कंप्लेन करता है जी। और उस पे वो मोहर लगा के दे देते हैं कि भाई हमने रिसीव कर ली, वो तो कंप्लेन कहलाएगी। लेकिन अगर पुलिस उसको पढ़ के देखती है और पढ़ के देखने के बाद में ये समझती है कि इसको पढ़ने पर ऐसा लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन ऐसा एक्शन बनता है जिस पे कि पुलिस एक्शन ले सकती है। तो जब पुलिस उसको अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लेती है 154 में, सेक्शन 154 सीआरपीसी में दर्ज करके, तब वो एफआईआर कहलाती है। आप जो देते हैं वो कंप्लेंट है, लेकिन पुलिस जिस पे एक्शन शुरू करती है दैट इज कॉल्ड एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो बहुत बार पुलिस वाले कंप्लेंट पड़ी रहने देते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो आम आदमी को ये समझना चाहिए कि कंप्लेंट वो है जो आपने दी है, एफआईआर वो है जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। तो बेसिकली एफआईआर इज ए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। जी बिल्कुल। तो हमारे नाज़रीन, लगातार तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत ही मामूली सा फर्क है। अगर आपकी इजाजत हो तो जी बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, आपको बिल्कुल, क्योंकि आपने कंप्लेन और एफआईआर का डिफरेंस मालूम किया। तो अगर मान लीजिए आपकी कंप्लेन आपने थाने को दी और थाने वालों ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की, तो ये आपका एक हक बन जाता है कानून के एतबार से। आपकी कंप्लेन पर अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन ऐसा ऑफेंस बनता है जिस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए और पुलिस एक्शन नहीं लेती है कंप्लेन देने के बावजूद भी, तो आपका इख्तियार बन जाता है कि एक सेक्शन 156(3) के तहत आप कोर्ट में जाकर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थाने को डायरेक्शन दो वो एफआईआर दर्ज करें। तो आमतौर पे मजिस्ट्रेट उसको पढ़ के कहते हैं तो थाने को डायरेक्शन हो जाती है। मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना था कि पुलिस इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। अगर आपकी कंप्लेंट पर एफआईआर बननी चाहिए तो मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देंगे और एसएचओ एफआईआर दर्ज करने के लिए पाबंद होगा। जी वकील साहब, बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इतनी तफसीली आप मालूमात दे रहे हैं। एक आम आदमी के लिए, आम हिंदुस्तानी शहरी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने कॉलर से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम सलीम जागीरदार है, बीजापुर कर्नाटक से। जी, आप सवाल कर सकते हैं सर, वकील साहब मौजूद हैं। सवाल ये है, मेरी भांजी की शादी के 2 साल बाद वो लड़का जो है उससे ताल्लुक कट कर दिए, फिर मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में डाले, सब चल रहा है, लेकिन 3-4 साल से बस ऐसे सता रहे हो। अब ये बच्ची की उम्र जा रही है, बच्ची को मतलब तो ना तो तलाक देते हैं ना तो मेंटेनेंस देते हैं। अब बच्ची की उम्र जा रही, क्या करें, कैसे इसके लिए क्या हल है? जी वकील साहब, देखिए, ना तो ये समझौते पे आ रहे हैं। जी आपकी बात वकील साहब तक पहुंच गई है, अब आप बराए मेहरबानी उनका जवाब भी सुन लीजिए। जी देखिए, मुझे नहीं पता कि मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी में पटिशन फाइल किया जा सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस में पटिशन फाइल, अगर किसी लड़की पर उसका हस्बैंड या ससुराल वाले उस पर जुल्म कर रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पटिशन कंसेंट कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। जहां लड़की रहती है उसके एरिया का जो कोर्ट होगा वहां जाके उसको फाइल किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि कोर्ट को इमीडिएट उस पर ऑर्डर करना चाहिए और कोर्ट इमीडिएट मेंटेनेंस पे भी ऑर्डर करती है और उसके घर के प्रोटेक्शन के लिए भी ऑर्डर करती है, उसके लाइफ के लिए भी ऑर्डर करती है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी जो भी ऑर्डर ज़रूरी होता है इमीडिएट महीने 2 महीने में कर देती है। और रहा सवाल मेंटेनेंस का, तो 125 सेक्शन सीआरपीसी के तहत लड़के का जो भी स्टेटस होगा, देखो एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि आप कोर्ट को जितने फैक्ट्स ले जाकर दोगे कोर्ट उसी डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर आपके हक में ऑर्डर करेगी। आप अगर ये चाहोगे कोर्ट खुद से इंक्वायरी करा ले और कोर्ट खुद से डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर ले तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको कानून को आंखें देनी पड़ती हैं, आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि लड़का इतने पैसे कमाता है, इसका ये स्टैंडर्ड है, मुझे उसकी हैसियत के मुताबिक खर्चा दिलाइए। तो अब 125 के तहत
पहले तो सिर्फ 500 रुपये महीना देने की पावर होती थी कोर्ट की, लेकिन अब उन्होंने अनलिमिटेड उसको कर दिया है। जो लड़के का स्टेटस है उसके मुताबिक लड़की को खर्चा दिया जाएगा। जी वकील साहब, बहुत कारामद मालूमात आपने हमारे नाज़रीन को दी है, और अक्सर छोटी छोटी बातें जो हैं वो किसी भी कानूनी मसले में कितनी अहम होती हैं ये हमारे नाज़रीन बखूबी समझ रहे होंगे। बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। हेलो जी सर, सवाल करिए। जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी। मैंने एक मुकदमा कोर्ट में 12 की कोर्ट में किया था। मैंने एक प्लाट बेचा था जी। और उसके प्लाट पे 1500 स्क्वायर, लेकिन उसने आदमी ने हमारे फ्रैक्चर हो गया था, मैं जा नहीं पाया, तो उसने आदमी ने मेरे ज्यादा प्लाट पे कब्जा कर लिया। उसके लिए मैंने दीवानी में मुकदमा किया। अब उसमें मुकदमे में जो है मेरा वकील जो था वो उधर मिल गया, उसने सब गलत कर दिया। मेरे फाइल में जो कागज लगे थे वो कागज बदलवा दिए, और उसमें मेरे और वो अमीन जो होता है कमिश्नर वो भी उधर मिल गया, उसने गलत कमीशन रिपोर्ट लगा दी, और जज भी मिल गया, उसने गलत उसमें करके उस हिसाब से फैसला हमें खिलाफ दे दिया। तो बाद में जब मैंने उसको डीजे के यहाँ अप्लाई करने के लिए जब उसकी नकल निकलवाई अपनी फाइल की, तो उसमें देखा मैंने जो लगाया था नक्शा, जो ओरिजिनल राजस्व का नक्शा लगा था वो नक्शा ही उसमें नहीं लगा है, बल्कि उसमें फर्जी नक्शा लगा हुआ है। मेरे खिलाफ मेरे बगैर मर्जी के बगैर बताया कमीशन को रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन दे दी और कमीशन रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई। अब उसमें मैंने दूसरा वकील किया है, लेकिन अब उसमें जो पहले से कागज लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं, और उसके हिसाब से कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, मैं उसके लिए क्या करूँ? जी, आपकी परेशानी हम समझते हैं वकील साहब। आप इनसे पेशकार भी मिला हुआ है उधर। जी जी, वकील साहब तक आपकी बात पहुंच गई है सर, आप वकील साहब का जवाब सुन लीजिए। देखिए, मैं जो ये पूरे सिस्टम को मिले हुए होने की बात कर रहे हैं तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन एक एक करके मैं इसको लेता हूँ। अगर जैसे इनका ये गिला है कि इनका वकील मिल गया, तो उसके लिए सोल्यूशन आपके पास है कि जो आपका वकील का रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद में होगा, बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद में, आप बार काउंसिल में उसके खिलाफ शिकायत कीजिए, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और उसमें कंप्लेंट कीजिए कि ये हमने वकील किया था, इनको ये फीस दी थी और उसके बावजूद ये दूसरी पार्टी से मिल गए। अगर आपकी शिकायत जायज़ होगी तो बार काउंसिल ऑफ यूपी उसके खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में हूँ, हम रोज़ एक्शन लेते हैं इस तरह के, तो ये वहाँ एक्शन लिया जाएगा, नंबर 1। अब ये आ गया फर्दर, जैसे लोकल कमिश्नर की बात करते हैं कि वो विज़िट किया, तो आपके पास इख्तियार है कि आप जब ये वकील के खिलाफ शिकायत कर देंगे तो उस रिपोर्ट के खिलाफ भी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट भी गलत है, उस पर भी कोर्ट आपको सुनेगी। अगर आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया है तो तमाम फैक्ट शामिल करके, और उसके बाद में उसकी अगर जो ऑर्डर हो गए हैं उसकी अगर अपील, मुझे नहीं पता किस कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, उसकी अपील बनती है तो अपील करें, रिवीजन बनता है तो रिवीजन करें, रिव्यू बनता है तो रिव्यू करें, इनकी बात की सुनवाई होगी। देखो, एक बात जरूर याद रखें ये साहब, ये सिस्टम में आपको यकीन रखना पड़ेगा, और किसी भी सिस्टम में चले जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी ऐसा जरूर मिलेगा जो आपकी मदद करेगा, तो आप इस पर एक्शन लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। जी, बहुत सही आपने बात कही कि कानून आपकी मदद के लिए है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। और लगातार हमारे साथ नाज़रीन वकील साहब हिमाल अख्तर साहब मौजूद हैं, और लीगल एक्सपर्ट भी हैं, वाइस चेयरमैन हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से, और लगातार हम उनसे तमाम तर मालूमात जो है वो हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल रखिए, वकील साहब मौजूद हैं। मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ जी। हमारे प्रॉपर्टी हमारे वालिद 50 साल पहले दे दिए थे। हेलो जी, अपनी बात रखिए। हमारे वालिद एक प्रॉपर्टी 50 साल पहले दे दिए थे जी। अब वो पार्टी जो है वो हमारे वालिद के पास जो दिया था वो दूसरे को अग्रीमेंट दर्ज किया है। वो अग्रीमेंट 15 साल के वो नहीं लिया है, प्रॉपर्टी वो ऐसा होल्ड में रखा है। वो प्रॉपर्टी हम फिर वो हमें जो हमारे वालिद जो दिए थे उन्होंने फिर हमने बोला कि बोल रही तुम्हें ले लियो प्रॉपर्टी करके। अब वो अग्रीमेंट जो है पहले वाला वो कैंसिल नहीं हुआ, कैसा ले सकते हैं अब हमारे उसके बारे में पूछना है। जी, आप अपनी बात जो है थोड़ा सा मुख्तसर एक बार फिर से दोहराएंगे, आपका सवाल समझ में नहीं आया सर।
जी हमारे क्वालिटी प्रॉपर्टी बेच दिए थे जी। वो उसके बाद वो 15 वर्ष के बाद वो दूसरे को अग्रीमेंट दर्ज हो गया। वो अग्रीमेंट जी वकील साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी वकील साहब पूछ सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ 50 साल पहले आपके फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी थी? नहीं, बेचे थे। बेचे थे? प्रॉपर्टी दूसरे को दिए थे। अच्छा, वो उसका कब्जा किसके पास है? जी, उस प्रॉपर्टी का कब्जा किसके पास है? प्रॉपर्टी का कब्जा दूसरे पास, वो हमें जो दिए थे ना उसके पास ही है, और वाली जो दिए थे उसके पास ही है। हेलो, आपका सवाल क्या है फिर? अब हमारे वो प्रॉपर्टी हमें लेना चाह रहे हैं, वो बीच में दूसरे को अग्रीमेंट करके देते हैं, वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं क्या? नहीं, आपके वालिद साहब अगर प्रॉपर्टी बेच चुके हैं 50 साल पहले तो आप कैसे वापस ले लेंगे? अब वो पार्टी हमारे को बुला के ले लो, आपके वालिद हमारे को दिए थे, हम तुम ना ही वापस कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी दूसरे को, एक बार उन्हें अग्रीमेंट दूसरे को दाल को दिया है, वो अग्रीमेंट हो गया 15 साल हो गया है। देखिए, आपके वालिद ने प्रॉपर्टी 50 साल पहले बेच दी, वो प्रॉपर्टी फिर हमें दे सकते क्या? हाँ, आप खरीद सकते हैं उनसे, उनके दामों पर खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बीच वाला अग्रीमेंट से क्या करना? वकील साहब मेरे ख्याल से शायद ये अपनी बात जो है ये वाज़े अंदाज में नहीं कह पा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी थी जो कि इनके वालिद साहब ने बेच दी थी, बीच में कोई और पार्टी आ गई 50 साल पहले। जी, अब ये उस प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने अतराफ में, लोकल में ये फौरी तौर पर क्या कुछ हेल्प ले सकते हैं? नहीं, आप अगर आपके वालिद साहब ने प्रॉपर्टी बेच दी है तो आपका तो उस पर राइट बनता ही नहीं है, वो उसी आदमी की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो उनसे बात करके देख ले, अगर खरीद सकते हैं तो खरीद ले। वैसे तो आपका लीगल राइट कोई रहा नहीं जब 50 साल पहले बेच दिए तो। बिल्कुल, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि आपके वालिद ने बेची है। जी वकील साहब, चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो, वालेकुम सलाम, आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मेरा नाम अब्दुल हमीद शाह, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी वकील साहब मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं। सवाल मेरा ये, मैं पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हूँ जी, तो मैं डेप्यूटेशन पर काम कर रहा हूँ तहसील ऑफिस में 14 साल से जी। तो क्या मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट के लिए केस कर सकता हूँ? वकील साहब जम्मू कश्मीर से एक कॉल है, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? इनका किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट डेप्यूटेशन पर काम करता हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट डेपुटेशन पे हैं? जी, मैं असली हूँ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय। भाई, आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं वहां अगर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और वो कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट पर आप पूरे आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, वरना एज ए मैटर ऑफ राइट तो आप नहीं कर सकते। जी वकील साहब, तो बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। और नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी जब आप हमें कॉल करें तो आप अपने टीवी का एक तो जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल बंद कर दें। आप बाद में ये प्रोग्राम देख सकते हैं, अपनी आवाज़, अपना सवाल आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना सवाल, आपको एग्जैक्टली क्या पूछना है, अगर ये पहले से आप अपना एक क्वेश्चन जो है अब फ्रेम कर लें तो फिर ज़्यादा आसानी रहेगी, आपकी बात वकील साहब तक आसानी से पहुंच सकती है। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब। चलिए उन्हीं से हम तमाम तर जो कानूनी मसले हैं उनको जानेंगे। हमारे साथ हमारे कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं। बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो, वालेकुम सलाम, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मेरा नाम महमूद है। महमूद, सवाल करिए। सवाल ये है कि हमारे 3 औरतें हैं, हमारे भाभी वगैरह हैं जी, उनको अपने हिस्से में जमीन आई है बीटीडी बागलकोट टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी से, वो वक्फ करना चाहते हैं गरीब इदारे को। आपने कहाँ से कॉल किया है? बागलकोट कर्नाटका। अच्छा, बागलकोट कर्नाटका से आपने हमें कॉल किया है। और आपके
जी, वकील साहब तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब और एक और कॉल हम लेंगे और उनकी बात भी हम सुनेंगे। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। हेलो, अपना सवाल करिए सर। हाँ सर, मेरी एक पार्टनरशिप हुई मुंबई में। जी जी मुंबई में पार्टनरशिप हुई है, फ्रूट की पार्टनरशिप 2011 में जी। और यहाँ ही कश्मीर से मैं बोल रहा हूँ। कश्मीर में पार्टनरशिप डीड हुई है कोर्ट में बाज़ाब्ता जज के सामने। तो काम अब तक चल रहा था बराबर। लेकिन फिर 2015 में जो 15 में हिसाब किया, उस वक्त पैसे उसके बकाया रहे उसके पास। तो फिर बोला मैं भेजूंगा थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर नहीं भेजे। तो उस और कोर्ट के हिसाब से वहाँ का खर्चा उसको देना था, यहाँ का खर्चा हमको देना था। वहाँ पैसा टूट जाता वो उसका था, यहाँ पैसा टूट जाता वो हमारा। लेकिन वो भी नहीं वो माने, वो हमारा पैसा वहाँ जो उसका खर्चा वर्जा था वो हम वहाँ 11 भी लिया उसने, 12 भी लिया, 13 भी लिया, 14 भी लिया, तो 15 भी लिया। तो फिर भी उसने बोला कि हम बहुत लंबा पार्टनरशिप करेंगे। तो मैंने बोला चलो, उसने कोर्ट पे ये भी लिखा है कि अगर हम में कोई गुजरेगा तो हमारे बच्चे करेंगे। आप आखिर क्या चाहते हैं, मुख्तसर सा बयान करिए। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टनरशिप डीड जो है ना, डीड के हिसाब से तो वो 2015 से हमारा पैसा नहीं दे रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब, एक डील हुई थी, कोई बिजनेस का मामला है। 2015 से इनके बकायाजात इनको वापस नहीं मिले हैं। जम्मू कश्मीर से इन्होंने हमें कॉल किया था। देखिए, कानूनी ये है कि अगर किसी को अपने पैसे किसी से वापस लेने हैं तो वो 3 साल के अंदर वापस लिए जा सकते हैं। अब वो मुझे इनके कागज देखने पे ये पता लग सकता है कि 2015 के बाद में फर्दर कोई डीलिंग इनकी रही है कि नहीं रही है। तो अगर डीलिंग रही है 18 तक, तो फिर ये क्योंकि अभी 21 चल रहा है, 3 साल के बाद में पैसे की रिकवरी नहीं की जा सकती। तो अगर इनकी कोई डीलिंग रही है 18 तक, तो फिर ये रिकवरी का सूट सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं पैसे वापस लेने के। जी, और इससे पहले हमें कर्नाटका से एक हमारे नाज़रीन हैं, उन्होंने सवाल किया था कि उनके घर की 3 ख़वातीन हैं जिनको कुछ ज़मीन मिली है, वो उसको वक्फ करना चाहती हैं। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार रहेगा, क्या प्रोसीजर होगा? उसके लिए एक काम कर सकते हैं, वक्फ डीड बनवा सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और हर स्टेट का वक्फ बोर्ड होता है, उस डॉक्यूमेंट को जाके वहाँ हवाले कर सकते हैं बोर्ड में, और बोर्ड उसका कब्जा लेके उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है चीज़ों को। क्योंकि मुझे इसलिए मालूमात है क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी मेंबर हूँ। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप हमें लगातार कॉल कर सकते हैं और लगातार हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप जब हमें अपना सवाल करें तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा मुख्तसर करें। और अगर पहले से आप अपना सवाल अपने चाहे दिमाग में ही उसको तैयार कर लें तो फिर आपको भी आसानी होगी और यहाँ वकील साहब तक भी आपकी बात पहुँच पाएगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और कॉल अपनी बात जो है वो आप रख सकते हैं। जी, मेरा नाम रामेश्वर है जी, और मैं माउंट आबू राजस्थान में रहता हूँ। जी, सवाल करिए सर। रामेश्वर हूँ, माउंट आबू राजस्थान में। अपना सवाल करिए, वकील साहब मौजूद हैं। जी, सवाल ये है कि मेरी एक प्रॉपर्टी दिल्ली में है, किसी ने कब्जा करके रख लिया है। मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है और मैंने पुलिस में 2 बार FIR भी कराई है, लेकिन पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया और अभी तक प्रॉपर्टी में दूसरा आदमी घुसा हुआ है। ये FIR आपने कहाँ पर करवाई है सर? गोविंदपुरी पुलिस थाना। जी जी वकील साहब। देखिए, 2018 से अभी तक FIR। जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी वकील साहब। देखिए, इसमें आपके 2 कॉज ऑफ बनते हैं। आपका कहना यह है कि दिल्ली में गोविंदपुरी एरिया में आपकी ज़मीन है और आपने FIR कराई है। तो मैं आपको फिर कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं। आप हो सकता है FIR ना हुई हो, कंप्लेंट हुई हो, और कंप्लेंट को उन्होंने FIR में कन्वर्ट ना किया हो।
अगर एफआईआर में कन्वर्ट नहीं किया है तो कंसर्न पुलिस थाने में पहले डीसीपी को कंप्लेंट करें और फिर साकेत कोर्ट में जाकर आप 156(3) में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि ये मेरी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, इनकी कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। ये तो क्रिमिनल होगा। मैं वाज़ेह कर दूं कि आपको क्रिमिनल कोर्ट से कब्जा वापस नहीं मिलेगा। कब्जा वापस लेने के लिए आपको दीवानी कोर्ट में, साकेत कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां जाके अपना पजेशन का सूट फाइल करके आप पजेशन अपना वापस ले सकते हैं। जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जो है वो जवाब मिल गया होगा, क्योंकि हमारे साथ लगातार सीनियर वकील साहब मौजूद हैं। आप अपने सवाल कर सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैं श्रीनगर से कश्मीर श्रीनगर से बोल रहा हूँ, मंजूर अहमद जी। सर उससे मुझे ये पूछना था, जो ये बैंक वाले लोन देते हैं किसी को, तो उसके बाद मैडम वो क्लाइंट को बोलते हैं कि एम्प्लॉय लेके आओ गारंटी के लिए। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय गारंटर रहता है वो अपनी गारंटी वापस ले सकता है अगर डिफॉल्टर होगा, लोन भरने वाला फिर तनख्वाह काटते मुलाजिम को। तो मैंने सर से यही पूछना था, जो गारंटर रहता है कि वो अपनी गारंटी वापस ले सकता है, उसका कोई रूल है उसके लिए? जी बिल्कुल वकील साहब, क्या कोई ऐसा गारंटी जो अक्सर हम लोन के मामले में देखते हैं, किसी ने गारंटी दी, अब वो गारंटी वापस लेना चाहते हैं, तो क्या इसका कोई प्रोसीजर है? नहीं, वो गारंटी आप वापस नहीं ले सकते जब तक कि उसका लोन अमाउंट पे ना हो जाए जी, क्योंकि उसमें गारंटी लेटर में लिखा होता है, जिस पे आप गारंटी लेटर पे आपने साइन किए होंगे, उस पे लिखा होता है कि मैं गारंटी आपकी तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक कि ये लोन की रीपेमेंट कंप्लीट ना हो जाए। और वरना तो अगर ऐसा अलाउ कर दें तो फिर हर आदमी गारंटी दे और फिर कह जाए कि मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जिसने बैंक का लोन लिया है उसको परसू करें और उसको उससे पेमेंट कराएं। जब पेमेंट हो जाएगी तभी आपकी गारंटी खत्म हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। मैं महमूद बागलकोट से, कर्नाटका। जी, अभी आपने सवाल किया था, उसका जवाब हमारे वकील साहब ने दे दिया है। बहुत शुक्रिया हमें दोबारा कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार हम जो है वो आपके कॉल अपने वकील साहब तक पहुंचा रहे हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी स्क्रॉल हो रहे हैं। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब। चलिए अब हमारे साथ कॉलर भी लगातार जुड़ रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं अगले कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए सर, सवाल करिए। मोहम्मद इलियास मेरा नाम। जी जी, सवाल करिए। हाँ जी वकील साहब, अभी क्या है प्रॉब्लम, ये मेरा दुकान है, वक्त में लिया था मैं, भाड़ा मेरा 9,500 रुपए के करीब है, 80 सेंटीमीटर है। हेलो जी जी, अपनी बात रखिए। मेरा लॉकडाउन में मेरा दुकान वो खोल के बीच में जो रहता ने दीवार खोल के बड़ा कर लिया वो बाद में लॉकडाउन खोलने के बाद जाके देख रहा हूँ मैं, वो उसमें मेरा माल भी बाजू रखा है, बोलते हो नो मेरा दुकान ही नहीं है वहाँ पे। ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करना है उसको? कंप्लेंट भी दिया हूँ मैं पुलिस को, तो अभी पुलिस आए तो इंक्वायरी कर रहे हो, क्या अभी तक नहीं आया उनका पुलिस का भी आंसर वगैरह? जी वकील साहब, इन्होंने अपनी एक दुकान जो है वो दी थी, वो बंद पड़ी हुई थी। अब जब ये वापस गए लॉकडाउन के बाद तो उस दुकान पे नाजायज कब्जा हो चुका है, क्या ये करेंगे इस सिलसिले? तो नाज़रीन, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे वकील साहब भी मौजूद हैं और सवालों के जवाब भी वो लगातार दे रहे हैं। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। फारूक अहमद मेरा नाम है, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जी, सवाल। हमें कास्ट में जमीन मिला है, हमें दफा 4 दफा 8।
हेलो, सवाल करिए सर। हमें कास्ट में जमीन मिला है दफा 4 दफा 8। आप हमें आप वो भेजना है। दूसरा नेबर घर के सामने है वो भेजने नहीं देता है। तहसीलदार बोल रहा है जब तक ये न्याय खत्म नहीं हो जाएगा झगड़ा तब तक उसको कागज शागज नहीं बन सकते। उसका हमें जवाब चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन आप हमें कॉल कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वकील साहब, एक सवाल हमारे पास आया था कि एक दुकान थी, जब वो लॉकडाउन के बाद दुकान उन्होंने खोली तो उस पर उन्होंने देखा कि नाजायज़ उस पर कब्जा हो चुका है। अब वो इस सिलसिले में क्या करें, हालांकि रिपोर्ट करवा चुके हैं। ये कहाँ की बात है सर? दिल्ली की बात थी। हाँ, तो ये उस पे एक तो पुलिस केस कर सकते हैं और दूसरा ये है कि उसे दुकान को वापस लेने के लिए दीवानी का दावा फाइल करें। जी। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर से एक सवाल हमारे पास आया है कि कोई ज़मीन उन्होंने ली, अब उस सिलसिले में दूसरे लोग जो हैं वो मदाखलत कर रहे हैं और तहसीलदार जो है वो भी उसमें लगातार मदाखलत कर रहा है, तो वो उसमें क्या करें? उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर और उसमें एप्लीकेशन लगाएं एसडीएम के सामने और ये कहें कि ये चीज़ है, ये प्रॉपर्टी हमारी है और इसमें ये लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो वहाँ से स्टे मिल जाएगा। और अगर वो नहीं देता है तो फिर दीवानी कोर्ट में जाके स्टे ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। आवाज़ गूंज रही है। बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो जी, हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। मेरा नाम अली महजी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी सवाल करिए। मेरा केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा था, वहाँ से हो गया समान का समान वेतन का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जी। तो उसमें गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया केस को। अब वो उसमें न दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, जबकि एक 86 से उसको समान कार वेतन देने की बात कही है। आप टीवी की आवाज बंद करके अपना सवाल फिर से दोहराएंगे बराए मेहरबानी? समान कार समान वेतन के लिए हमने रिट की थी हाई कोर्ट में। सभी को केंद्र समान वेतनमान डिपार्टमेंट मिल रहा है, पदों के समान। जी जी बिल्कुल। और सबको दिया जा रहा है। 86 में गवर्नमेंट ने माना था कि सबको केंद्र के समान वेतनमान देंगे। सब पदों, हमारे पद सेंट्रल में भी है, यहाँ भी प्रोजेक्शनिस्ट पद है जी, प्रोजेक्टर चलाने का फिल्मों का। वो उसमें हमको नहीं दिया। वहाँ से जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर हमारे फेवर में कोर्ट में किया था, हाई कोर्ट ने, और वो प्रतिवेदन देने को कहा, तो प्रतिवेदन हमने दिया, गवर्नमेंट उन्हें रिजेक्ट करे। फिर उन्हीं हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल भेज दिया, ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, अभी कुछ हुआ भी नहीं। जी वकील साहब से हम आपके मसले का हल जानने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, लखनऊ से हमारे एक कॉलर हैं जो कि जानना चाहते हैं, इक्वल पे इक्वल वर्क के ताल्लुक से इन्होंने हाई कोर्ट में भी केस किया था। जी, इनकी बात मुझे समझ में आ गई है। इनका केस जो है ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ा हुआ है जी, और मैं समझता हूं कि ये ट्रिब्यूनल से जीत के आने चाहिए, और 1% अगर ट्रिब्यूनल ऑर्डर नहीं करती है और इनके हक में, तो ये हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये कानून यही है जो ये बता रहे हैं। जी वकील साहब बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम बताइए और अपना सवाल करिए। मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मेरा लैंड है दफा 4 दफा 8 जी, मेरा लैंड है, वो मैं बेचना चाहता हूँ जी। वो मैं नहीं बेचना। जब मैं पटवारी के पास गया, उन्होंने बोला ये लैंड नहीं बेच सकते हो आप, ये दफा 4 दफा 8 लैंड है, ये नहीं बेच सकते हो। उसका हमें मुझे जवाब चाहिए अच्छी तरह से। मैं थैंक यू। मैं जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वकील साहब, दफा 4 दफा 8 के तहत इनका कुछ लैंड का मसला आ रहा है, क्या करें? हाँ, ये लैंड एक्विजिशन के तहत गवर्नमेंट को पावर होती है कि जो लैंड पब्लिक के लिए ज़रूरी है उसको एक्वायर कर सकते हैं।
पहले 4 का नोटिस दिया जाता है, 7 का नोटिस दिया जाता है। तो इनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि अगर वो गलत एक्वायर की है तो ये हाई कोर्ट में रिट फाइल करके उसे चैलेंज करा सकते हैं, और अगर चैलेंज नहीं होती है तो उसका कंपनसेशन ले सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो। आज से 1.5 साल पहले मेरे घर में रॉबरी हो गई थी। हेलो। जी जी जी, अपना नाम बताइए और सवाल करिए सर। मेरा निजामुद्दीन नाम है जी। और मैं मलाड मालवनी बम्बई से बोल रहा हूँ जी। मेरे घर में 1.5 साल पहले शाम के 7 बजे के टाइम पे लेकिन आवाज गूंज रही है हमारी। आवाज आ रही? जी जी जी, अपना सवाल करिए। तो मेरे घर में रॉबरी हो गई थी और कुछ 14, 15, 16 सोना मेरे घर से शाम के 7 और 7, 7:30 के दरमियान हम चोरी हो गया था। एंड मैं रिटायरमेंट में बीएसटी में काम करता था। मैं बीएसटी से रिटायर हुआ हूँ। हेलो। सवाल करिए सर। जी जी। हाँ, तो मैं ना मालवनी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। ऑफिसर आए, देखे, पंचनामा किया वगैरह वगैरह, सब कुछ हो गया। वो लोग बोलते हैं, ऑफिसर हसन मुदानी नाम है उनका, डिटेक्शन ऑफिसर है पुलिस स्टेशन के। वो बोलते हैं आजकल करके 1.5 साल से ज्यादा, 1 साल 7 महीना हो गया लगभग। और वो बोलते हैं मैं दूंगा, दिलाऊंगा, दिलाऊंगा, डरो मत, मेरे पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारा, मेरे तबादले से पहले मैं तुम्हारा काम करके जाऊंगा, ऐसा बता रहे। तो मैं भी उनके भरोसे पे बैठा हुआ हूँ और तमाम हमारे बीवी का, मेरी लड़की का सब जेवर ओवर, तो ओनली सोना गया और कुछ नहीं गया, क्योंकि उसका घर में कोई ना जा, तारा बिल्कुल तोड़ा गया। उसने तारा दीवार तोड़ करके अंदर आया और 7, 7:30 बजे के दरमियान ये मामला पेश आया और उसको 1 साल 7 महीना हो गया है। जी बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वकील साहब तक आपकी बात पहुंच गई है। जी वकील साहब। देखिए, इनका केस ये है कि रॉबरी इनके घर में हुई है और पुलिस एश्योरेंस के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। जी। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आपके एरिया का जो डीसीपी हो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, वहाँ कंप्लेंट करें। उसके बाद में पुलिस कमिश्नर बॉम्बे को कंप्लेंट करें और ये सारे फैक्ट्स लिख दें कि इतने दिन पहले रॉबरी हुई थी और आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर 1% फिर भी कोई एक्शन नहीं होता है जी, तो आप कोर्ट में पटिशन फाइल कर सकते हैं कि इस केस में एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब। लगातार वकील साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम वकील साहब में आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट हिमाल अख्तर साहब और लगातार आपकी कॉल का सिलसिला भी जारी है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल कर सकती हैं। जी मेरा नाम मुमताज है। जी अपना सवाल करिए। जी मैं अब्बा से प्रॉपर्टी के लिए आपको बात कर रही हूँ मैं। जी ये हरब्बा 62 में हरब्बा एक्शन में लिए, एक्शन में घर कोर्ट एक्शन में लिए, कोर्ट में आलों में लिए घर। हेलो। जी जी अपना सवाल करिए। जी तो 71 में अब्बा इंतकाल हो गए तो अब्बा को 2 दिन हिंदवानी इस्लाम में नई शादी करे, एक मेरी माँ, उसको बच्चे नहीं, वो दूसरा शादी कर ली। मेरे अब्बा रहने के टाइम की प्रॉपर्टी का कागज उसके पास रख गया। जी ये अब्बा इंतकाल हो गए, अब कैसे लेना है क्या उसको समझ में नहीं आते, हमारे पास कुछ भी नहीं है उसका। जी आपके वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ था? 71 में हो गया। आपकी 71 में उनका इंतकाल हो गया था और उसके बाद से अब तक आपने प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी नहीं किया था? नहीं, असल अब्बा ले सके, हमें नहीं मालूम हमको।
ये बात आपको अभी पता चली? हाँ जी जी, अभी पता चला। वो गुजर गई परसों। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब आप हमें कॉल करें तो बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर दें ताकि आपका सवाल हम तक क्लियर पहुंच जाए। वकील साहब 1971 की ये बात कर रही हैं, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, प्रॉपर्टी थी, अब इनको जाके उसके बारे में पता चल पाया है, तो अब ये उसके लिए क्या करें? वो प्रॉपर्टी किसके पास है जो उनके वालिद की है? उनकी जो अहलिया थी उनके पास, ये बता रही हैं। अच्छा, तो ये उनसे अपने हिस्से का बंटवारा मांग सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्हें अब पता लगा है तो कोर्ट में यही कह के जाएं कि हमें अब पता लगा है कि हमारे वालिद की ये प्रॉपर्टी थी और उनकी डेथ हो चुकी है और हम बेटी होने के नाते हमारा ये हक बनता है, तो उस प्रॉपर्टी को बंटवारे के लिए जाएं और जितने इनके भाई बहन और एक माँ हैं तो उसके हिसाब से जो इनका हिस्सा होगा वो बनेगा। जी बिल्कुल वकील साहब, लगातार आपसे हमारी ये बातचीत जारी रही, काफ़ी कारामद मालूमात आपने दी है और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की जानिब से। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी इतना वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन तक तमाम तर मालूमात पहुँचाई। तो नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम वकील साहब यही इख्तिताम पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।